सबसे पहले आप सबको मेरी नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना पूरी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि लॉकडाउन के दौरान अपने अध्ययन में आप बाधा न डालें, अध्यापकों के द्वारा दिए गए काम को अच्छी तरह से करते रहें, अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान रखें। अभी जो आपके टेस्ट होने वाले हैं उनके लिए प्रिपेयर करें और यदि किसी प्रकार की कोई आपको समस्या है तो अपने अध्यापक से संपर्क करें। तो आइए हम आज का लेसन शुरू करते हैं, जिसका नाम है बड़े भाई साहब। यह पाठ दो भाइयों के बारे में है। जैसा कि लेखक बताता है कि मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े पर केवल 3 दर्जे आगे। 3 दर्जे, यहाँ पे जो दर्जे क्लास की बात की गई है, वैसे तो 5 साल बड़े थे, यानी कि 5 साल बड़े थे तो 5 क्लास आगे होने चाहिए थे, लेकिन 3 ही क्लास आगे थे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, यानी कि यदि लेखक 5 साल के थे तब उन्होंने पढ़ना शुरू किया था, उनके भाई भी जब 5 साल के थे उन्होंने तभी पढ़ना शुरू किया था, लेकिन वो 3 क्लास ही आगे थे। इसका मतलब यह हुआ कि उनकी 2 जो क्लास थी उनकी, उनमें वो फेल हो गए थे। किंतु तालीम जैसे महत्व के, तालीम होता शिक्षा, तालीम जैसे महत्व के मामले में जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब ज्यादा मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। किस भवन की? शिक्षा नामक भवन की। 1 वर्ष का काम 2 वर्ष में करते थे, कभी कभी 3 वर्ष भी लग जाते थे। जब बुनियाद ही पुख्ता न हो, यानी कि टिकाऊ न हो, सही न हो, पुख्ता न तो मकान न हो तो मकान कैसे पायेदार बने। मैं छोटा था, वे बड़े थे, मेरी उम्र 9 साल की थी और वे 14 साल के थे। उन्हें मेरी तबीह तथा निगरानी का पूरा और जन्म सिद्ध अधिकार था तथा मेरी सालिन इसी में थी कि वो उनके हुक्म को अपने लिए कानून समझूं। वे स्वभाव से बड़े अध्ययनशील, यानी कि पढ़ाई करने वाले थे। हमेशा किताब खोले बैठे रहते और दिमाग को शायद आराम देने के लिए कभी कॉपी पर किताब के होशियों पर चिड़ियों, दोबारा से पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। वे स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हमेशा किताब खोले बैठे रहते और दिमाग को शायद आराम देने के लिए कभी कभार कॉपी पर किताब के हाशियों पर चिड़ियों, बिल्लियों, कुत्तों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी तो एक ही नाम या शब्द अथवा वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में लिखते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिससे न कोई अर्थ होता और न ही कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनके कॉपी पर मैंने उनकी यह इबारत देखी, स्पेशल अमीना भाइयों दरअसल भाई राधे श्याम, श्री श्यूत राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक व्यक्ति का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत ज्यादा चेष्टा की इस पहेली को कोई अर्थ निकालूं, किंतु असफल रहा। पर उनसे पूछने पर का साहस न हुआ। वे 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में था। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए तो छोटा मुंह और बड़ी बात थी। मेरा मन पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ जैसा था। मौका पाते ही मैं हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता तथा कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, तो कहीं कोई साथी मिल गया तो फिर पूछना ही क्या 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे की ओर कूद रही। कभी फाटक पर सवार होकर उससे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का मजा ले रहे। कमरे में आते ही अपने भाई साहब का वह रुद्र होता है जो डरावना रूप हो, रुद्र रूप देखकर मेरे प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल यह होता, कहाँ थे? हमेशा
इसी आवाज़ में हमेशा पूछा जाता और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन होता। न जाने मेरे मुंह से ये बात क्यों न निकलती कि मैं बाहर खेल रहा था। यानी कि अपने भाई से वो बहुत ज़्यादा डर जाता और उसके भाई के पूछने पर फिर तुम कहाँ थे वो कुछ नहीं बोलता, चुपचाप खड़ा रहता था। मेरा मौन का मतलब चुप रहना, कह देता था कि मुझे अपने अपराध का बोध है, यानी कि मुझे पता है कि मैंने गलती की है और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज भी न था। स्नेह तथा रोज से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। इस प्रकार अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और हरफ तक न आएगा। हरफ का मतलब एक अक्षर। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं तो ऐरा गैरा नथु खैरा सब अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती हैं तथा खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। वो बड़े भाई अपने छोटे भाई को कह रहे हैं, और आती तो क्या है, हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख पाते, बोलना तो दूर रहा। और मैं तो कहता हूँ कि तुम इतने घोंगा हो कि मुझे देखकर भी सीख नहीं लेते। मैं कितना मेहनत करता हूँ, यह तुम अपनी आंखों से देखते हो। यदि नहीं देखते तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी अपनी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, तुमने मुझे कभी देखने जाते देखा है? रोजाना क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास तक नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता ही रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 वर्ष पढ़ता हूँ। फिर भी तुम कैसे ये आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद में समय गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 या 3 साल लगते हैं। तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। यदि तुम्हें इस प्रकार उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की मेहनत की कमाई के रुपए क्यों बर्बाद कर रहे हो? अब उन्होंने बताया कि मैं तो एक क्लास को 2-2, 3-3 बार करता हूँ और तब भी बड़ी मुश्किल से उसको क्रॉस कर पाता हूँ। और आप कैसे क्रॉस कर लो? आप तो हमेशा खेलते हो। और बाद में कहता है यदि आपको पढ़ना नहीं है ना तो घर चले जाओ, आराम से गुल्ली डंडा खेलो, अपने दादा की कमाई के पैसों को ऐसे बर्बाद मत करो। अब लेखक कहता है कि मैं ऐसी लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। लताड़ का मतलब फटकार, बहुत ज्यादा डांटते थे उसके भाई उसको। अब जवाब भी ही क्या, अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सही। भाई साहब उपदेश की अपनी कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी बातें कहते, ऐसे ऐसे सूक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े हो जाते और मेरी हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर परिश्रम करने की शक्ति मैं अपने में न पाता था तथा उस निराशा में जरा देखकर देर के लिए मैं सोचने लगता क्यों न घर ही चला जाऊं। जो काम मेरे बूते से बाहर है उसमें जबरदस्ती हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना बेवकूफ रहना मंजूर था, लेकिन इतनी मेहनत से तो मुझे चक्कर आ जाता था। लेकिन 1-2 घंटे के बाद ही निराशा के बादल फट जाते और मैं पक्का इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। झटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए कोई प्लान तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेल कूद की जगह बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धो नाश्ता कर बस पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 बजे तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और फिर स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से लौटकर आधा घंटा आराम। 4 से 5 बजे तक भूगोल, 5 से 6 बजे तक ग्रामर, फिर आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना। 6:30 से 7 बजे तक अंग्रेजी कंपोजिशन, भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 बजे तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय और फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर पूरी तरह अमल करना दूसरी बात। बना तो सभी लेते हैं ना, लेकिन उस पर अमल कोई नहीं करता, उस पर चलता कोई नहीं है। पहले ही दिन उनकी अवहेलना शुरू हो जाती है। अवहेलना मतलब बहिष्कार होना। मैदान की वह मनोहारी हरियाली, इनके मन को हरने वाली जो हरियाली होती थी मैदान में, हवा के धीरे धीरे झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कभी के वह दाव घात, वॉलीबॉल की वह तेज एवं फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती तथा वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा मेरा टाइम टेबल, वह आंख फोड़ पुस्तकें, किसी चीज को याद न रहती और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का
मौका मिल जाता, यानी कि मेरे भाई साहब मुझे कुछ न कुछ समझाने बैठ जाते। उनके साय से दूर भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। मेरे इस प्रकार दबे पांव, मैं कमरे में इस प्रकार दबे पांव आता कि उन्हें खबर न हो। फिर उनकी नजर मेरी तरफ उठी और मेरे प्राण निकले। सदा सिर पर एक नंगी तलवार लटकती मालूम हुई होती। फिर भी जैसे विपत्ति और मौत के बीच भी आदमी मोहमाया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार था, गुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर पाता। यानी कि इस पाठ में आपने पढ़ा यहाँ तक कि जो लेखक था उसको बार बार उसको भैया के द्वारा डांट पड़ती, उसको बार बार धमकाया जाता, पढ़ाई के लिए कहा जाता, लेकिन वो हर बार, एक बार तो उसके मन में आता कि आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। अपना टाइम टेबल बना लेता, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ने का प्रयास करता, लेकिन उसको जो ललचाने वाली बातें थी, खेल के मैदान में हरियाली, फुटबॉल, क्रिकेट, जो भी उसके खेल में, जिस खेल में उसकी रुचि थी, वो उसकी ओर आकर्षित हो जाता और अपने टाइम टेबल को वहीं छोड़ करके खेलने के लिए चला जाता। तो यहाँ पर इस लेसन में यहाँ तक बताया गया है कि जो बड़े भाई साहब थे वो हमेशा स्टडी पर ध्यान रखते थे, अध्ययनशील रहते थे, पढ़ाई करते थे, और जो उनसे छोटा उसका भाई था वो हमेशा खेल कूद में ही तल्लीन रहता था, पढ़ाई को इतना महत्व नहीं देता था। और बड़े भाई सोचते थे कि जब मैं इतने साल, 2-2 साल तक एक जमात को पार कर लेता हूँ, मतलब क्लास को पास करता हूँ, तो ये कैसे कर पाएंगे। तो आपने यहाँ तक पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन को कंप्लीट करेंगे और मुझे आशा है कि आप इस लेसन को पढ़ें, दोबारा से इसको रिवाइज करें और इसमें जो भी आपको डिफिकल्ट वर्ड, यानी कठिन शब्द आए, उनको अपनी कार्य पुस्तिका में नोट डाउन करें। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर आपको लिखवा दिए जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।